हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आज का ये सेशन प्रोनाउन वर्कशीट पार्ट 2 पे बेस्ड है। वर्कशीट पार्ट 1 में हमने प्रोनाउन के शुरू के कुछ टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। जिन टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो टाइप हैं पर्सनल प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, and distributive pronoun. First 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 टाइप्स के जो प्रोनाउन हैं उन पे बेस्ड सेंटेंसेस में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, हम उन्हें ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आज के सेशन में क्या होगा? आज के सेशन में इंटरोगेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, रिलेटिव प्रोनाउन पे बेस्ड सेंटेंसेस मिलेंगे। सर, रिलेटिव प्रोनाउन जो है सबसे बड़ा प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब 4-5 प्रोनाउंस के बराबर इस अकेले का ही वेटेज है। इसके अलावा, इन दो प्रोनाउंस के अलावा, सुपरफ्लुअस नेचर ऑफ प्रोनाउन या सुपरफ्लुअस यूज ऑफ प्रोनाउन, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि सुपरफ्लुअस होने का मतलब है कि जब चीजें बेवजह आ गई हों, और अगर चीजें बेवजह होंगी तो फिर हम उन्हें रिमूव भी करेंगे। और कुछ और स्पेशल सेंटेंसेस। हाँ, फैक्ट ये है कि भले ही आपको लग रहा हो कि आज की वर्कशीट का कंटेंट तो कम है, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ज्यादा स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, ज्यादा अच्छे सेंटेंसेस इसी पार्ट से फ्रेम किए जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा भी ये सेशन लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि अगर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो और इसे इम्प्रूव किया जाएगा। आप में से जिन भी लोगों को मेरा ऑनलाइन बैच बाई करना हो इंग्लिश का, जो कि बहुत ही मिनिमम फी में है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सभी का, तो उसके लिए फिर ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जिन सेंटेंसेस को बारी बारी से आप अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे, इन सभी का पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है अश्विन क्लासेस। आसानी से ये चैनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। The thing what attracted me towards her was her simplicity. इससे पहले कि आप मन बनाएं इस सेशन को अटेंड करने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने प्रोनाउन पहले से पढ़ रखा हो, चाहे जिस भी सोर्स से पढ़ रखा हो, किसी बुक से पढ़ रखा हो, मेरे या किसी दूसरे टीचर से पढ़ रखा हो, ऑफलाइन पढ़ रखा हो, ऑनलाइन पढ़ रखा हो, लेकिन पढ़ जरूर रखा हो। अगर आप जीरो हैं देन दिस सेशन इज ऑफ नो यूज फॉर यू। मेक श्योर कि आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा हो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर वाज हर सिंप्लिसिटी। जिस चीज ने मुझे उसकी ओर सबसे ज्यादा खींचा वो थी उसकी सिंप्लिसिटी। सर, रिलेटिव प्रोनाउन में एक रूल है। वो रूल ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता है, whom आता है, which आता है, what आता है और that आता है, राइट? रिलेटिव प्रोनाउंस, सभी रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं
अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग कौन काम नहीं करता? केवल और केवल व्हाट। व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। अगर एंटीसीडेंट दिया है तो फिर व्हाट नहीं आएगा। जैसे कोई कहे कि क्या पढ़ रहे हो तुम, तो आप बोलिए सर व्हाट आर यू रीडिंग, राइट। लेकिन अगर यहां पर व्हाट लिखा हो और इसके आगे लिख दिया गया द बुक, तो द बुक व्हाट यू आर रीडिंग ऐसे करके और फिर आगे भी सेंटेंस बनाया जाए, क्योंकि ये रिलेटिव हो जाएगा, तब ये व्हाट नहीं आ सकता। अगर पीछे कुछ दिया हुआ है जिससे ये बात कर रहा है तो व्हाट नहीं आएगा। तब कौन आएगा? विच आएगा। द बुक विच यू आर रीडिंग। इस तरीके से कहा जाए क्या खा रहे हो या जो भी तुम खा रहे हो। सो व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग इज स्टेल। मैं बताता हूं, कोई भोजन कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जो तुम खा रहे हो वो बासी है। व्हाट यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश या इज स्टेल। जो तुम खा रहे हो वो बासी है। ऑफ कोर्स आप कोई रोटी भोजन ही खा रहे होंगे, लेकिन पूरे सेंटेंस में कहीं भोजन का जिक्र किया गया? चपाती का, दाल का, रोटी का, सब्जी का, चावल का कहीं जिक्र किया गया? नहीं किया गया। तो जब जिसकी बात हो रही हो उसका जिक्र ना किया जाए साफ साफ, तो आप क्या लगाइए? व्हाट लगाइए। हाँ, और अगर यहीं पर ऐसे लिखा हो, कैसे, ध्यान से देखिएगा सर, आगे तमाम सेंटेंसेस पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट एक बार बताएंगे, सेंटेंसेस कई बार आपको करने हैं। व्हाट यू आर ईटिंग, ईटिंग, रीडिंग लिख दिया, सही कर लेते। व्हाट यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश। और अब यहां जहां पर व्हाट लगा हुआ स्पेस छोड़ दिया और इसके पहले लिख दिया द फूड, द फूड, फिर स्पेस यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश। अब एक ऑप्शन व्हाट का है, अब एक ऑप्शन विच का भी है। अब सर हम व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। मतलब साफ साफ बता दीजिए कि किसकी बात हो रही हो, साफ साफ बता दीजिए कि किसकी बात हो रही हो। तो फिर जो है आप जो है हाँ व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे सर? विच का इस्तेमाल करेंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सर जब साफ साफ इधर एंटीसीडेंट दिया है तो फिर आप व्हाट क्यों लगाएंगे? क्या लगाना चाहिए आपको सर? विच लगाना चाहिए। द थिंग which attracted me towards her was her simplicity. The thing which attracted me towards her was her simplicity. ऐसे बोलिए तो सेंटेंस बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, speculations are still high as to who will be the next captain या whom will be the next captain. टीम का अगला कैप्टन कौन होगा? तो कौन की अंग्रेजी तो हु होती ना, कौन हो तुम, तो क्या ट्रांसलेशन है इसका? हु आर यू। तो कौन होगा टीम का अगला कैप्टन? हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द टीम। तो हु लगाइए, हु गलत है। ठीक, हर एक सेंटेंस में बहुत मेरिट नहीं होती, तो हर एक सेंटेंस को बहुत अधिक समय देने का भी कोई मतलब नहीं बनता। कुछ चीजें बहुत चैलेंजिंग होंगी, उन्हें समय देना ही पड़ेगा आपको। कुछ चीजें चैलेंजिंग नहीं है तो ऐसे चलने दीजिए उनको। नंबर 3 देखिए, द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई ही वाज ऑक्युपाइंग हिज चेयर। टीचर ने इंट्रूडर से, इंट्रूडर मतलब वो व्यक्ति जो बिन बुलाए कहीं पर आ गया हो, तो टीचर ने उस आगंतुक से, उस बिन बुलाए मेहमान से, उस इंट्रूडर से पूछा कि वो कौन था और क्यों उसकी सीट पर बैठा हुआ था। बताइए क्या लगता है क्या होना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव इसलिए है क्योंकि ये किसी सेंटेंस के बीच में है।
एक सेंटेंस लिखा गया, दो हिस्से हैं, बीच में यहाँ पर विच लिखा गया, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन माना गया, क्योंकि ये इसको इसको आपस में बांध रहा है, रिलेटिव। और जब ये रिलेटिव माना जाएगा तो इसके बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, विच ऐसे करके। या जैसे कि मान लीजिए whom लिखा हुआ है, तो ये बीच में है ना whom, तो रिलेटिव है, रिलेटिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाई रिलेटिव है, इसके बाद पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये जो हु है ये भी तो रिलेटिव है, ये भी तो बीच में है, पर इधर तो पहले वर्ब आ गई है फिर सब्जेक्ट आया है। ये वाई रिलेटिव है तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। ये हु रिलेटिव है तो इसके बाद पहले वर्ब और सब्जेक्ट क्यों है, पहले सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो। तो वॉज ही गलत है, सही होगा क्या, ही वॉज। क्या सही होगा, ही वॉज। जैसे उधर वाई के बाद ही वॉज लिखा गया, ऐसे ही हु के बाद भी क्या लिखा जाना चाहिए, ही वॉज। नंबर 4 को देखिए, विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसको क्योर नहीं किया जा सकता उसे एंड्योर किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस एक थॉट है, आप इसे गूगल पे टाइप करेंगे तो ये हूबहू लिख कर के आएगा इसके सही वर्जन के साथ। ये तो गलत वर्जन है, इसका सही वर्जन गूगल पे आ जाएगा। इसकी एरर क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। विच कान बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड का मतलब है जिसका क्योर नहीं किया जा सकता, क्योर मतलब इलाज, तो जिसे क्योर नहीं किया जा सकता या जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे एंड्योर किया जाता है। इस पूरे सेंटेंस में कहीं लिखा है कि किसे एंड्योर किया जाना है या किसे क्योर किया जाना है, मतलब साफ साफ बताया नहीं गया ना। ये वैसे ही है सर कि क्या जो भी खा रहे हो वो बासी है, कहीं लिखा नहीं ना जो रोटी खा रहे हो बासी है, जो सब्जी खा रहे हो बासी है। तो इसमें भी वो लिखा नहीं ना कि किसे एंड्योर करना है या फिर किसे क्योर करना है। एंटीसीडेंट कहाँ है विच के पहले, होता तो यहीं पे तो होता। तो विच गलत है, विच की जगह पे क्या लगाइए, वॉट लगाइए। वॉट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये होना चाहिए। वॉट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, या तो फिर एंटीसीडेंट डालिए, वो भी हो सकता है। जहां विच लिखा है लिखा रहने दीजिए विच, विच के आगे दैट लगा दीजिए, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो ये विच का एंटीसीडेंट हो जाएगा। या तो एंटीसीडेंट को लाइए फिर, या एंटीसीडेंट नहीं है तो विच को हटा करके व्हाट कर दीजिए, सिंपल। आगे के क्वेश्चंस को करेंगे आप जी। सेंटेंस नंबर 5, 6, 7 एंड 8 फटाफट पढ़िए। द प्रिंसिपल आस्क्ड अंकुर एंड मी, प्रिंसिपल ने अंकुर और मुझसे पूछा। वेयर, ध्यान से देखिए, वेयर बीच में है तो रिलेटिव मानिए इसे या कंजंक्शन मानिए इसे। जब वेयर बीच में है तो आप इसे रिलेटिव मानिए या कंजंक्शन मानिए। आगे का ये स्ट्रक्चर गलत है, पहले लिखना चाहिए सब्जेक्ट यानी कि आवर टीचर, और उसके बाद लिखना चाहिए वर्ब यानी कि वॉज। सो वेयर आवर टीचर वॉज। नंबर 6 एक बहुत ही शानदार सेंटेंस, बहुत शानदार। देखिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जब प्रैक्टिस हम सीमित ही कर सकते हैं तो उस सीमित प्रैक्टिस में असीमित चीजें को बताया जाए, उस सीमित प्रैक्टिस में वैरायटीज बहुत सारी डाली जाए। मैं चाहूँ तो 4-5 प्रकार की जो टाइप्स हैं, 4-5 टाइप की जो वैरायटीज हैं, सिर्फ उन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज फॉर्म कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आए। पढ़िए, अरुण एक्सप्लेन में हिज प्रॉब्लम एंड ही आस्क्ड मी। इसका ये जो ही है ये ही गलत है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए, वो मेरे पास आई, she came to me। वो रोने लगी, she started crying। वो मेरे पास आई, वो रोने लगी।
मर्ज कर दीजिए इन दोनों सेंटेंसेस को। शी केम टू मी, एंड लगा दीजिए, वो मेरे पास आई और, तो क्या आगे आप ये लिखोगे एंड शी स्टार्टेड क्राइंग? ऐसे लिखोगे? फिर से शी लिखोगे क्या बताइए? शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हिंदी बोल लो कि वो मेरे पास आई और वो रोने लगी। फिर से वो बोलने का कोई औचित्य बनता है? वो मेरे पास आई और वो रोने लगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ठीक लगता है कि अरेंज किया जाए। सही होगा टू से वो मेरे पास आई और रोने लगी। वो रोने लगी बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। वो मेरे पास आई और रोने लगी। इस शी को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए। इट्स ऑफ नो यूज, कोई मतलब नहीं। सिमिलरली अरुण ने मुझे अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी और मदद करने को कहा। तो जब अरुण ने ही प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी, अरुण ने ही मदद मांगी, तो बार बार अरुण या उसका रेफरेंस क्यों लिखा जाए? ये जो ही है ये अरुण का ही तो प्रोनाउन है, इसकी कोई जरूरत नहीं। एंड से जोड़ा जा रहा है ना। एंड से जब दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा हो और दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट सेम हो, एंड से जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो और दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम हो, इधर भी शी इधर भी शी, तो मच बेटर है कि आप दोबारा उस सब्जेक्ट को ना लिखें, उसे रिपीट ना होने दें। नंबर 7, I am not one of those who trust every Tom, Dick and Harry। ये बेसिकली जो टॉम डिक एंड हैरी लिखा है, गांव में एक कहावत होती है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी। कोई कह रहा है मैं उनमें से नहीं हूं जो हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे पे यकीन कर लेते हो। ध्यान से देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन है सर, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलने का मतलब है कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव भी कैसा है? सिंगुलर है। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव भी कैसा है? प्लूरल है। ध्यान से देखिए, लिखा है द बॉय हु। सर द बॉय एंटीसीडेंट है, कैसा है? सिंगुलर, तो हु भी कैसा है? सिंगुलर। इसके बाद जब हम वर्ब लगाएंगे तो कैसी लगाएंगे? सिंगुलर, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट को देख करके अपने नेचर को तय करेगा। सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ चलेगा। आया ना समझ में? लेकिन अगर यहां पर हो जाए क्या? द बॉयज, क्या हो जाए सर? द बॉयज हो जाए। अब जब हु लगाएंगे तो ये हु प्लूरल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉयज है ये कैसा है? प्लूरल है, तो हु भी प्लूरल है। अब वर्ब भी कैसी आएगी सर? प्लूरल वर्ब। ठीक, ये स्टोरी है। और इस स्टोरी का जो कंप्लीट वर्जन है वो ये है कि जैसे ही आप अपने सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को अपने आप को सौंप देता है और आगे का जो पूरा सेंटेंस होता है जितनी दूर तक जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन को बिलोंग करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के आते ही आगे का जितना भी सेंटेंस है वो सब रिलेटिव प्रोनाउन का हो जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके इशारे पर चलता है? एंटीसीडेंट के। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के आते ही इसके बाद का जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो इसके एंटीसीडेंट की बात मानता है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये क्या लिखा है? हु लिखा है। हु के ठीक पहले क्या लिखा? दोज। दोज सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप ही बताइए। दोज प्लूरल है तो हु कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। तो ये जो ट्रस्ट वर्ब है कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। क्या ये वर्ब प्लूरल है? हाँ प्लूरल है। ट्रस्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या बोलता है? यही कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सिंगुलर हो तो एस लगाएं। ही के साथ गोज आता है, वी के साथ गो आता है। बॉय के बगल में प्लेज आएगा और बॉयज के बगल में प्ले आएगा, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो फिर इसमें गलती क्या है? आगे बढ़िए ना। मैंने क्या कहा था? जितनी दूर तक सेंटेंस जाएगा सब रिलेटिव प्रोनाउन का। बढ़िए आगे।
एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ये देखिए क्या लिखा है, आई मीट। सर आई का नहीं है सेंटेंस, सेंटेंस इज दोज का है। मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन के आते ही सब कुछ एंटीसीडेंट का हो जाए। अगर मेरा होता तो आई लगाया जाता, जब आगे का सेंटेंस दोज का है तो दोज आई क्यों लगाएगा, दोज तो दे लगाएगा ना, क्या लगाएगा, दे। और दे के बाद आप मीट लिख दीजिए, वही मीट जो वहां लिखा हुआ। मीट का चेहरा नहीं बदलेगा क्योंकि मीट अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आई को बदल करके क्या कर दीजिए, दे कर दीजिए। सेंटेंस किसी भी सूरत में रिलेटिव प्रोनाउन के आने के बाद इस सब्जेक्ट का नहीं बचेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का ही हो जाना है। नंबर 8 को रीड करिए। She hates everything and everyone who, which or that reminds her of her past. कुछ वर्ड्स होते हैं, all, some, few, many, any, none, so, little, such, enough, the, only। इसके साथ everyone, everything, everybody, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing। ठीक, ये सब दैट लगाते हैं। ध्यान से देखिए, एवरीवन और एवरीथिंग आया है, ये ना हु लगाएंगे ना ये विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, दैट लगाएंगे। हाँ, ईच है, एवरी है, एनी है, सम है, नो है, इनसे जो भी वर्ड्स बनेंगे सब के सब दैट ही लगाएंगे। आगे की 4 सेंटेंसेस पे 9, 10, 11 और 12, 11, 12, 9 और 10, फटाफट करिए। माई नेबर इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको देखेगा, एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट है डांसर, जो कि कैसा है, प्लूरल है, तो ये भी कैसा हो गया सर, प्लूरल हो गया। ये देखिए वर्ब प्लूरल है। अगर ये हैज लिखी होती तो अभी हम इसको हैव कर देते। अच्छी बात है कि प्लूरल ही लिखी हुई है। ठीक, एरर क्या है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट डांसर्स है ना, इसका नेचर कैसा है, सुपरलेटिव है। जोर से बोलिए, सुपरलेटिव है। बेस्ट डांसर्स बोल रहे हैं, द बेस्ट डांसर्स बोल रहे हैं। नियम के मुताबिक अगर एंटीसीडेंट सुपरलेटिव डिग्री से हो तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी। बाकी चीजें कौन सी, कि रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है, वो चलेगा, अभी भी चलेगा। डांसर्स के ही हिसाब से हु और हु के हिसाब से हैव लगा रहेगा। लेकिन क्या बदल जाएगा, डांसर्स के पहले द बेस्ट लिखा है, जिससे इसका जो स्ट्रक्चर है वो सुपरलेटिव डिग्री से हो गया। नियम के मुताबिक अगर एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री आई हुई हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। तो हु को हटा करके क्या करिए, दैट करिए। क्या करिए, दैट। दैट बहुत ही काबिल रिलेटिव प्रोनाउन है, आपकी कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है। जैसे ही मौका मिलता है आपको एक झटका देता है। आपको यही तो लगेगा कि डांसर्स तो एक ह्यूमन बीइंग है, हु ही आना चाहिए। सही सोच रहे हैं आप, लेकिन दैट वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो हु को, हुम को और विच को, इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है अगर सिचुएशन उसके मन मुताबिक हो। उसके मन मुताबिक में एक यही था, इफ द एंटीसीडेंट इज सुपरलेटिव इन नेचर। ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन में ना हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है, ना दैट आ सकता है, केवल और केवल विच आ सकता है। केवल और केवल क्या आएगा, दैट आएगा। नंबर 10, he asked that how। ये दैट गलत है, यहां क्या है, गलत है। देखिए सर, प्रायः जो WH वर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ हाउ, WH वर्ड्स वो जिनकी शुरुआत के 2 अल्फाबेट्स W और H होते हैं, जैसे हु, whom, which, when, what, where, why, ये सब ना WH वर्ड्स हैं। तो WH वर्ड्स के पहले जनरली दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्रायः गलत होता है, हमेशा तो नहीं पर प्रायः गलत होता है। ठीक, हाँ। और ये जो दैट है ये बोलता है कि, क्या बोलता है कि,
और ये जो WH वर्ड्स हैं साथ ही साथ हाउ, इनका जो मीनिंग होगा ये वो बोलेंगे। ठीक, ये स्टोरी है। हालांकि पूरी स्टोरी ये है कि आपको n-1 का रूल लगाना होता है कंजंक्शन का। कैसे? जैसे पेन बोला गया, पेंसिल बोला गया, अब पेन पेंसिल को जोड़ना है, n-1 का रूल कैसे अप्लाई होगा? n का मतलब है नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ क्लॉजेस। तो कितनी वस्तुएं हैं? 2। तो n मतलब 2, 2 - 1 = 1। तो n-1 से पता चला कि कितने कंजंक्शन आने चाहिए सर? एक आना चाहिए। ए बीच में और लगा दीजिए, हो गया। एक लगाएंगे भी तो आप, हाँ, आप भी एक ही लगाना चाहते हैं, एक से ज्यादा तो नहीं लगाना चाहते आप। हाँ? जैसे कि राम लिखा हो, श्याम लिखा हो, बीच में खाली एक एंड लगा दीजिए, राम एंड श्याम। 2 - 1 से यहां भी 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखिएगा सर, आपके सेंटेंस का एक हिस्सा है ही आस्क्ड, आपके ही सेंटेंस का हिस्सा एक ये है, यू वुड रिमेन एब्सेंट। कितने हिस्से हैं? 2। कितनी क्लॉजेस है? 2। n-1 का जब आप रूल अप्लाई करोगे तो 2 - 1 से कितने कंजंक्शंस आ सकेंगे, कितने कनेक्टर्स आ सकेंगे सर? एक आएगा ना, एक आएगा। यहां कितने लगा रखे हैं आपने? 2 लगा रखे हैं। किसी एक को जाना होगा, और जब किसी एक को जाना होगा ना सर, तो हमेशा WH वर्ड भारी पड़ेगा दैट पर। हमेशा कौन जाएगा? दैट जाएगा। ये याद रखिए, हमेशा कौन जाएगा? दैट जाएगा। तो फिर दैट को रिमूव कर दीजिए। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड रिमेन एब्सेंट। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर आप इसे सीधे याद भी कर लेना कि WH वर्ड और हाउ के पहले प्रायः दैट नहीं आता, तो 10 में से 9 बार आप सही निकलेंगे। हाँ, 10वीं बार जरूर गलत हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक की अपनी एक लाइफ होती है, उसके आगे ट्रिक फेल हो जाती है। द वुमेन, आपने अपने ये नया कॉन्सेप्ट है सर, आप गौर करिए, हर सेंटेंस एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, रिपीटिशन ना के बराबर है। द वुमेन से आपने सेंटेंस को शुरू किया, तो जब सेंटेंस की शुरुआत में द वुमेन आया तो ये क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट कहा जाएगा। ये सब्जेक्ट ही है। क्या इस सब्जेक्ट के बगल में वर्ब लिखी है? नहीं लिखी है। वर्ब होती तो द वुमेन इज लिखा होता, वॉज लिखा होता, डज लिखा होता, हैज लिखा होता, विल लिखा होता, ये सब लिखा होता। ये तो कुछ और लिखा हुआ है। क्या होता है सर, कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक गैप आ जाता है, उस गैप में दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर गैप है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर गैप है, तो भूले से ये ना हो पाए, क्या ना हो पाए? भूले से ये ना हो पाए कि वर्ब के पहले फिर से कोई सब्जेक्ट लगा दिया जाए। ये ना हो पाए कि वर्ब के पहले फिर से कोई सब्जेक्ट लगा दिया जाए। ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिस्टेंस चाहे जितनी हो, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बहुत ही इंटैक्ट होता है, टूटेगा नहीं। वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में चाहे जितना भी गैप क्यों ना हो, वर्ब के पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, द वुमेन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बाद वर्ब नहीं आई, तो जो कुछ भी आया है ये मिसलीड करने के लिए बीइंग से शुरू हो करके लास्ट 8 इयर्स पे रुक गया वो। Being the citizen, being an Indian citizen for the last 8 years, जहां रुकेगा वहां पर द वुमेन सब्जेक्ट अपनी वर्ब लगाएगा, और लगाई भी है। गलती से यहां पर शी भी लिख दिया गया, विच इज ऑफ नो यूज। शी को आपको हटाना है। जिस शी को आपने हटाया है वो प्रोनाउन है, यानी कि प्रोनाउन को हटाया है आपने। सेशन की शुरुआत में मैंने बोला था
कि हम आज की ही वर्कशीट में सुपरफ्लुअस यूज ऑफ प्रोनाउन देखेंगे या रिमूवल ऑफ प्रोनाउन भी देखेंगे। ये उसी का सेंटेंस है, द सेंटेंस इज फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो शी को हटाइए, चाहे जितना भी गैप क्यों ना हो, वर्ब के पहले फिर से कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। आसान है, तकरीबन 6 to 8 सेंटेंसेस मिलेंगे आगे इसी कॉन्सेप्ट के। अगर कुछ भी 19-20 कम समझ में आया होगा, चिल करिए, आगे रिवीजन हो जाएगा आपका। द मास्टर डिड नॉट नो, मालिक को नहीं मालूम था कि किस नौकर ने, ध्यान से देखिए सर, किस नौकर ने, देखिए आप बोले किसने चुराई है घड़ी, किसने चुराई है, ध्यान से समझिएगा, किसने चुराई है घड़ी, तो ट्रांसलेशन है हु हैज स्टोलन योर वॉच। बहुत ढंग से समझिएगा, किसने चुराई है तुम्हारी घड़ी, हु लगा दिया गया। पर अगर आप बोल दो किस लड़की ने चुराई है तुम्हारी घड़ी, किसने नहीं, किस लड़के ने, किस बंदे ने, किस व्यक्ति ने, किस लड़की ने, ऐसे भी बोल दीजिए। यहां गर्ल भी लिख दीजिए। अब नहीं आ पाएगा हु गर्ल ना, अब कौन आएगा, विच गर्ल, कौन आएगा, विच गर्ल हैज स्टोलन योर वॉच। ना बोलिए, लड़की का नाम ना लीजिए, तो हु लगाइए। और ऐसे तो यही बोलेंगे ना, आम बोलचाल से सीखिए ना, विच बॉय, विच गर्ल, विच पर्सन, विच लेडी। बाय शंकर, नहीं कोई नहीं आएगा, चलो 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 चलो। जी हाँ, समझ रहे हैं ना, कौन सा लड़का क्या बोलोगे, हु या विच बॉय, यही तो बोलोगे। तो यहां पे ये नहीं मालूम लिखा है कि किसने पेंटिंग को तोड़ा था। अगर ऐसे लिखा हो किसने, तो सीधे लिख दीजिएगा ऐसे, द मास्टर डिड नॉट नो हु हैड ब्रोकन द पेंटिंग। लेकिन आप खुल के सर्वेंट्स बोल दे रहे हैं, तो ये मालूम है कि किसी नौकर ने ही चुराई है। तो किस नौकर ने चुराई है, 4-5 खड़े हैं, इनमें से किस नौकर ने चुराई है या किस नौकर ने चुराई है। तो अब आपको हु नहीं चलेगा सर, क्या चलेगा, विच चलेगा। विच सर्वेंट या विच ऑफ द सर्वेंट्स होना चाहिए। आगे बढ़िए। 13, 14, 15 और 16 इनको देखिए, समझने की कोशिश करिए सर ध्यान से। दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। वैसे तो ये एक थॉट है, आप गूगल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपसे कह रहा था ना, आज की ये जो क्लास है इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। रूल है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका एंटीसीडेंट जो है दे नहीं हो सकता, देम नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर ऐसी स्थिति आए तो दोष लगाए। ये जो हु के पहले दे लगा है ये गलत है, इसे क्या करिए, दोष कर दीजिए। मान लो ऐसे लिखा होता, हुम लिखा हो और इधर देम लिखा हो, तो ये गलत है सर, दोष होना चाहिए, फिर हुम लिखिए। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे या देम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में दोष लगाना है हमें। 14 देखिए, द ओल्ड मैन एंड हिज स्टिक विच आर, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। ओल्ड मैन एक पर्सन है, राइट, ह्यूमन बीइंग है। कौन है, ह्यूमन बीइंग है। हिज स्टिक एक नॉन लिविंग है मतलब कोई थिंग है। रूल के मुताबिक ह्यूमन बीइंग प्लस नॉन लिविंग, ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल दिया हो तो ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट। जैसे हमारे धर्म में एक बहुत ही महान देवता है कृष्ण कन्हैया, आप में से सबको बड़े प्यारे होंगे, वो हैं ही वो इतने सुंदर और इतने मनोरम है उनके दृश्य कि आप आकर्षित हुए बगैर रह नहीं सकते। मुझे तो
बड़ा प्रेम है किशन कन्हैया से। यद्यपि मेरे आराध्य देव भोलेनाथ हैं, लेकिन किशन कन्हैया का मजा ही कुछ और है। तो जो किशन कन्हैया है उनको लेके आप समझे, किशन कन्हैया और उनकी बांसुरी। तो किशन कन्हैया को ह्यूमन बीइंग में मानिए, बांसुरी को नॉन लिविंग में। तो ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट आएगा। या किशन कन्हैया और उनकी गाय, किशन कन्हैया और उनकी गैया। तो किशन कन्हैया ह्यूमन में आ जाएंगे और जो उनकी गैया हैं वो एनिमल्स में आ जाएंगी। ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। ये जो है यहां पर क्या लगाया जाना चाहिए? दैट लगाया जाना चाहिए। ये पर्टिकुलर सेंटेंस इंस्पायर्ड है इंग्लिश की एक बड़ी ही पॉपुलर बुक है, उस बुक से। नंबर 15, द क्वांटम ऑफ विच इज गिवन, जो दिया गया हो उसकी मात्रा। क्वांटम क्वांटिटी से बनता है, मतलब मात्रा। जो दिया गया हो उसकी मात्रा। कहीं लिखा है क्या दिया गया है? द क्वांटम ऑफ मनी विच इज गिवन, द क्वांटम ऑफ फूड विच इज गिवन, द क्वांटम ऑफ सपोर्ट विच इज गिवन। बोलिए, कुछ नहीं दी बोला गया ना, क्या दिया गया। तो जब मालूम नहीं क्या दिया गया है तो विच क्यों लगाया आपने? क्या लगाइए सर? व्हाट लगाइए। द क्वांटम ऑफ व्हाट इज गिवन, द क्वांटम ऑफ व्हाट इज गिवन। अब पढ़िए 16, इंडियाज लीड। ध्यान से देखिएगा, इंडियाज लीड सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आई नहीं। द वुमेन वाला जो स्टेटमेंट था उसी की कॉपी है ये आ गया। इंडियाज लीड सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहाँ है? ये ढोंग आ गया। जैसे आप एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं, कभी भी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो सकता है। तो बीइंग द होम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, हिंदुस्तान को जो लीड मिली है कि वो दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है, ये लीड अगले 40 साल तक और चलेगी। तो जब ये आगे की जो वर्ब है इंडियाज लीड की ही वर्ब है, तो ये इट क्यों आ गया है? इस इट को हटाइए, सब्जेक्ट बेवजह आ गया, प्रोनाउन बेवजह आ गया। 17, 18, 19 और 20 इन्हें अटेम्प्ट करिए। देयर आर मेनी ऑफ अस, ऐसे बहुत से लोग हैं हम में से, who want to help animals in distress। in distress का मतलब होता है तकलीफ में होना, मुसीबत में होना, तकलीफ, ठीक, तकलीफ में होना। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं उन एनिमल्स की जो तकलीफ में होते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू डू, पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो करें कैसे। बहुत शानदार सेंटेंस है। क्या लगता है क्या एरर है इसमें? बहुत ही ज्यादा शानदार सेंटेंस। बताइए। लिखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तकलीफ में जो एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, पर वो ये जानते नहीं कि वो करें कैसे। नहीं, पर वो जानते नहीं कि वो ऐसा करें कैसे, वो ये काम करें कैसे। देखिए, डू एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, जैसे करो तो क्या बोलोगे? डू, करो, डू नहीं सर, साथ में बताओ क्या करो। डू द वर्क, काम को करो, करो इसे करो, डू इट, ऑब्जेक्ट लगाओगे ना सर। बोलिए, आप बोलो आई एम डूइंग, कंप्लीट है? नहीं, आई एम, मैं कर रहा हूं क्या, ये भी तो बताइए। आई एम डूइंग माई वर्क, आप कंप्लीट हो गया। आई एम डूइंग रिवीजन, आप ठीक हो गया। आई एम डूइंग प्रैक्टिस, ठीक हो गया। आई एम डूइंग रिहर्सल, ठीक हो गया। यहां पर आपने ये बोला ही नहीं कि कैसे करना है, तो मतलब डू के बाद ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं। ऑब्जेक्ट है पर आपने उसे लिखा नहीं। ऑब्जेक्ट यही है कि वो इस काम को कैसे करें, यही ऑब्जेक्ट है। वो चाहते हैं कि जानवरों की मदद की जाए, पर वो ये नहीं जानते कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे रिहर्सल करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। बताइए, नहीं, कैसे इस काम को करना है जो यहां मेंशन किया गया। तो वो करें कैसे, हाउ टू डू सो, वो ऐसा कैसे करें, हाउ टू डू सो। या वो ये कैसे करें, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू सो। वो ये करें कैसे, वो ऐसा करें कैसे, हाउ टू डू सो। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है
कोई गारंटी नहीं है आपको समझ में आए। ये सेंटेंस तभी समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे पारंगत होंगे, एक समय देंगे। कुछ चीजें एक समय की वजह से आपको नहीं आती और एक समय पर आ जाएंगी। चिल करिए। आर कंट्री, ये लीजिए, आर कंट्री सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। आपको अगर ये लगता हो कि चांस नहीं मिलता आपको रीड करने का, तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप वीडियो को पॉज करके देखें। आपके सामने जब स्क्रीन पे चारों सेंटेंसेस आते हैं तो आप उसे पॉज कर लें। जब भी देखें आप बारी बारी से चारों सेंटेंसेस को पहले अटेम्प्ट कर लें जो भी स्क्रीन पे दिए हों, फिर वीडियो को प्ले करें और फिर देखें मैं कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। सब्जेक्ट के बाद आपने फिर से यहाँ वर्ब नहीं लगाई, ये देखिए फिर से आपने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, इसके बाद वर्ब लगाई। तो ये जो वर्ब है कंट्री की वर्ब है, इट बेवजह आ गया, हटाइए इसको। इसका मीनिंग है कि हमारे देश ने टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्फेयर में, मतलब तकनीक के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत तरक्की की। स्ट्राइड मतलब छलांग लगाने से होता है, खूब छलांग लगाई है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो सेक्स रेशियो बड़ा ही खराब है कि 1000 लड़के हैं 850 लड़कियां हैं, स्क्यूड सेक्स रेशियो है। इससे वो ग्रैपल विद करना, ग्रैपल विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लड़ना, संघर्ष करना, जूझना, परेशान होना। 19 द बॉय, ध्यान से देखिए फिर से वही है, द बॉय सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी ही नहीं आपने। कहाँ लिखी? द बॉय सब्जेक्ट लिखा, वर्ब कहाँ लिखी? आपने तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है लिखा। तो द बॉय के बाद जब ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस खत्म होगा, ये क्लॉज जब ओवर होगी, तो द बॉय अपनी वर्ब लगाएगा। इज वर्ब किसकी है? द बॉय की है। ही बेवजह आ गया, इस ही को रिमूव कर दीजिए, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हर एक बात को। इसको देखिए, व्हाट इज देयर, ठीक लिखा है। ऐसा क्या है? कहीं बोला गया पीछे? एंटीसीडेंट कहीं दिया है? नहीं दिया, तो व्हाट का आना ठीक है। ऐसा क्या है जो नहीं पूछा जा सकता जनरल अवेयरनेस में? एक रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाते समय बताया जाता है और दैट को पढ़ाते समय। वो रूल है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में व्हाट आया हो और हु आया हो, सेंटेंस की बिगिनिंग में कहीं पर व्हाट आया हो या हु आया हो, ऐसी स्थिति में आगे जब फिर से रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो हु ना लगाएं, whom ना लगाएं, which ना लगाएं, what भी ना लगाएं, ये सब कुछ ना लगाएं। क्या लगाएं सर? that लगाएं। क्या लगाएं? that। who और what से जब सेंटेंस शुरू हुआ हो तो आगे जब दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो who, whom, which, what कुछ ना लगाएं। क्या लगाएं सर? that लगाएं। तो what के चलते यहाँ पर which नहीं आएगा, क्या आएगा सर? that आ जाएगा, that आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21, 22, 23, 24 को करिए। The interviewer asked the candidate what district he came from। सही क्या लिखा पढ़िए, कौन से जिले को what district बोलोगे या which district? आप याद करो छोटी क्लास को, कौन सी क्लास से पढ़ते हो? इसका ट्रांसलेशन क्या था? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इसका ट्रांसलेशन क्या था? What class do you read in? या which class do you read in? Which class ना? फिर जब नाउन दिया है सर तो नाउन के ठीक पहले which ही आएगा सर। नाउन दिया है तो नाउन के ठीक पहले which ही आएगा। फिर नाउन चाहे जैसा हो, चाहे जैसे बुक लिखा जाए which book है, हाँ, मंकी लिख दिया जाए which monkey, आंट लिख दिया जाए which aunt, प्लेयर लिख दिया जाए which player। कोई भी हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स में हो या ह्यूमंस में, कुछ भी हो, नाउन अगर लिखा है तो नाउन के ठीक पहले आपको क्या लगाना है? which लगाना है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। तो डिस्ट्रिक्ट इज द नाउन जिसके पहले आपको क्या लगाना है? which लगाना है। इट इज आई हु इज, बहुत सिंपल सेंटेंस है पर मजेदार है। वही बात कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को देखता है। हु के ठीक पहले क्या लिखा? आई। आई सिंगुलर है, हु भी सिंगुलर है। आई सिर्फ सिंगुलर नहीं है, आई एक विचित्र प्रकार का सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसे?
आई सिंगुलर है पर इज नहीं लगाता, एम लगाता है। वैसे तो यही बोला जाता है कि इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, पर आई ने इज को नहीं चूज करना, आई ने अलग से एम को चूज करना है। तो ये जो हु के बगल में इज लगा हुआ है, अगर एंटीसीडेंट में शी होता, ही होता, तब तो ठीक था, लेकिन एंटीसीडेंट में आई है तो क्या होगा, एम होगा। इट इज आई हु एम। नंबर 23, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बहुत शानदार सेंटेंस है। मतलब ये वो सेंटेंसेस हैं जो टीचर्स क्लासरूम में नहीं पढ़ाते। मैं भी नहीं पढ़ाता क्लासरूम में, हाँ, लेकिन तमाम टीचर्स जो ईमानदार हैं अपने काम को लेकर, वो इसे सॉल्व जरूर कराते हैं इन टाइप के सेंटेंसेस को। ये अपने आप में दूसरी बार आया है सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस था डू सो करके, कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, वैसा ही कुछ इसका लॉजिक है। आई हैव सपोर्टेड हिम थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन एक फ्रेज है जिसका मतलब है अच्छे और बुरे दिन दोनों में, गुड एंड बैड डेज। मैंने उसका समर्थन किया है हर स्थिति में, अच्छे दिनों में भी मैं उसके साथ रहा हूं, उसके खराब दिनों में भी मैं उसके साथ रहा हूं, और वो जानता है गलत, और वो इस बात को जानता है, और वो ये जानता है, और वो जानता नहीं। मैंने हमेशा उसका समर्थन किया है, और उसे मालूम है नहीं, और उसे ये मालूम है, ये, और उसे ये बात मालूम है, और वो ये जानता है। ये जो ये आ रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूं तो ठहर के बोल रहा हूं, तो बड़ी तेजी से आ रहा है। आप चलते हुए बोलिए तो आएगा, लेकिन जरूर। मैं उसे बहुत चाहता हूं, और उसे ये मालूम है, और उसे ये मालूम, एंड ही नोज इट, एंड ही नोज इट लगा दीजिए बस। नो भी ट्रांजिटिव वर्ब है सर, ऑब्जेक्ट चाहिए इसे भी, एंड ही नोज इट। 24, he is one of those who would rather give away even his। give away का मतलब होता है बांट देना। इस पर्टिकुलर सेंटेंस की जो एरर है वो एंटीसीडेंट पे बेस्ड है। कैसे? who रिलेटिव प्रोनाउन है, those इसका एंटीसीडेंट है। अच्छी बात है कि those आया, मान लो यहाँ पे them अगर आ जाता ऐसे, आप जान ही ना पाते ऐसे, he is one of them who would, ऐसे करके जान ना पाते आप। मैंने अभी पीछे ही रूल पढ़ाया है आपको, क्या, कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में आपको भूले से भी दे या देम नहीं लगाना है। क्या लगाना है? दोज लगाना है। क्या लगाना है? दोज। तो दोज आया है, ठीक है। बाकी इसमें एरर ये है कि जब एंटीसीडेंट में दोज है जो कि प्लूरल है, तो हु भी कैसा है? प्लूरल है। और आगे का सेंटेंस तो रिलेटिव प्रोनाउन या एंटीसीडेंट का हुआ। ये जो हेज लगाए हो आप, ये तो हेज ही का है ना, आपको हु से या दोज से पूछना चाहिए। दोज अपने हिसाब से दियर लगाएगा। क्या लगाएगा? दियर लगाएगा। देन टर्न अ बेगर अ पेनी, वो उन लोगों में से एक है जो अपने पास की आखिरी चवन्नी भी दे देंगे। पेनी मतलब कोई भी एक पैसा ही करनी दुकन्नी है ना, बल्कि ऐसा नहीं करेंगे कि किसी भिखारी को वापस लौटा दें, सब दे देंगे वो। 25, 26, 27 और 28। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत हद तक पीछे पढ़ा दी है ना, अब रफ्तार आ जाएगी। इंडिया हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन विराट्स बैटिंग। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। नियम के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो अपॉस्ट्रॉफी वाला नहीं हो सकता, ठीक, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे लिखा हो राम्स ब्रदर हु, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट हुआ, अपॉस्ट्रॉफी वाला स्ट्रक्चर आया, ये नहीं हो सकता, गलत है। आपको ये करना चाहिए कि हु को रखिए और इसके अपॉस्ट्रॉफी वाले स्ट्रक्चर को बदलिए, और बदल करके ऐसे कर दीजिए, ब्रदर ऑफ राम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्रदर ऑफ राम, ठीक। जैसे कोई कह रहा है कि राम्स फादर नहीं बोल सकते आप, तो हम सर फादर ऑफ राम बोलेंगे। वही काम यहां करना है कि विराट्स बैटिंग ना बोलिए, ऑन बैटिंग ऑफ विराट बोल दीजिए, ऐसे चला दीजिए। द रीसेंट एपिसोड ऑफ फार्मर्स सुसाइड,
एक फार्मर ने, एक किसान ने आत्महत्या करी। इसकी जो हाल की घटना है, ड्यूरिंग ए रैली, एक रैली के दौरान, शोज दर्शाता है हाउ डीप इज द एग्रेरियन क्राइसिस, कि कृषि क्षेत्र की जो समस्या है वो कितनी भीषण है, एंड हाउ अनहैप्पी द फार्मर्स आर, और कितने ना खुश हैं हमारे देश के किसान। ध्यान से देखिए, हाउ दो दो बार आया है ना आपके सेंटेंस में, तो दोनों बार ये रिलेटिव हुआ या कंजंक्शन हुआ, आप जो भी बोले। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन 5 ही है, हु, हुम, विच, व्हाट और दैट। हाउस में नहीं है तो इसे रिलेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट रिलेटिव वाला ही है, तो आप चाहे रिलेटिव बोल लें, वरना चाहे तो आप कंजंक्शन बोल लें। सर आप सोचिए कि मैंने इन सेंटेंसेस को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि पेपर ऐसी वैरायटीज नहीं रखता कि हम रिलेटिव 5 को लेके ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। जितने भी WH वर्ड्स हैं उनको लेके ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेंटेंस के बीच में है, बताओ क्या किया जाए, सब्जेक्ट लगाया जाए पहले कि पहले वर्ब लगाई जाए। वाई पे, वेन पे, वेयर पे, हाउ पे, सब पे अप्लाई हो जाता है। तो हमने पूछा भी आपसे। अब देखिए, हाउ अनहैप्पी जब रिलेटिव हो गया या कंजंक्शन हो गया तो इसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आनी चाहिए, वो आई भी है। द फार्मर सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। यहां लेकिन गलत किया गया, वर्ब पहले है, एग्रेरियन क्राइसिस सब्जेक्ट बाद में है। सही होगा आप लिखिए द एग्रेरियन क्राइसिस, उसके बाद में वर्ब लिखिए। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगी। हाउ डीप द एग्रेरियन क्राइसिस इज, ऐसे। नंबर 27, बहुत बढ़िया सेंटेंस है सर। ये अपने आप में तीसरा सेंटेंस है एक कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट भी बहुत खास है, इसलिए तीसरी बार वैसा सेंटेंस आ रहा। वी विल असेस द लॉस। असेस का मतलब होता मूल्यांकन करना, पता लगाना, सही आकलन करना। हम जो नुकसान हुआ उस नुकसान को असेस करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, एंड और देखेंगे हाउ वी कैन रीस्टोर, कि हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप असेस करेंगे तो असेस वर्ब है, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन जब आपने को बोला कि हम रीस्टोर करेंगे तो वी सब्जेक्ट है, कैन रीस्टोर वर्ब है, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। आपने कहाँ लिखा? आपने ये तो बोला है कि जो लॉस हुआ हम उस लॉस को असेस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, नहीं, और देखेंगे कि हम कैसे इस नुकसान को रीस्टोर कर सकते हैं, हम कैसे इस लॉस की भरपाई कर सकते हैं। हम नुकसान का मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सकती और कैसे इसकी भरपाई हो सकती, कैसे इसे रीस्टोर किया जा सकता है। रीस्टोर के बाद आपको लिखना चाहिए हाउ वी कैन रीस्टोर दिस लॉस या द लॉस। लेकिन आप ऐसा ना करिए, क्योंकि सेम नाउन दो दो बार आ रहा है, तो नाउन नहीं प्रोनाउन लिखिए। द लॉस या दिस लॉस जो भी आपने लिखा उसकी जगह क्या लगा लीजिए, इट लगा लीजिए। ठीक, विल असेस द लॉस एंड सी हाउ वी कैन रीस्टोर इट, ये होना चाहिए। When I saw the dress, I knew, जब मैंने ड्रेस देखी मैं जान गया, it was exactly that I was looking for। नहीं सर, आपने लिखा है कि जब मैंने ड्रेस देखी मैं जान गया ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था। आपने एक को बार पीछे कहीं पर लिखा है, एंटीसीडेंट नहीं लिखा ना। जब एंटीसीडेंट नहीं लिखा तो आपने हु, हुम, विच और दैट काहे लगाएंगे, व्हाट लगाइए ना सर। या तो दैट जहां लगा है दैट के पहले दैट ड्रेस हो जाए, ऐसे। I got to know that it was exactly the dress that I was looking for. It was exactly the dress which I was looking for. तब लगा लो, ड्रेस नॉन लिविंग है, दैट या विच लगा लो, ठीक है। लेकिन जब आप मुंह खोल के बोल ही नहीं रहे हो क्या है, तो एंटीसीडेंट जब मिसिंग हो तो क्या लगाते हैं सर, व्हाट लगाते हैं ना। इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग, है ना। कौन सी किताब ढूंढ रहे हो, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, बोल दिया ना क्या ढूंढ रहे हो, तो विच लगाइए। क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कौन सी किताब ढूंढ रहे हो, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर। ये स्टोरी है। 29, 30, 31 एंड 32 को करिए। बहुत शानदार सेंटेंस है, बहुत शानदार, हिलाए ना हिले आपसे। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखिए सर, जब बहुत मजेदार टफ
स्टैंडर्ड सेंटेंसेस होते हैं तो बहुत लेबर करना होता है टीचर को। मैं ही जान रहा हूं कि मुझे कितना जूझना हो रहा है, मेरी एनर्जी किस हद तक खर्च हो रही है, पर कोई बात नहीं, आप समझते रहिए। मुझे कौन सा बार बार इसे रिकॉर्ड करना, मैंने एक बार इसे पढ़ा दिया आपको, आप इसे 6 महीने बाद दोबारा देखना चाहेंगे फिर से देख सकेंगे। ये तब तक रेलेवेंट है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। और ये भी याद रखिएगा कि आप प्रैक्टिस जब करते हैं ना तो एक ही चीज को कई बार करते हैं ना, तो ये कोई ना सोचे कि हमने प्रोनाउन 1 प्रोनाउन 2 की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है एक बार, अब हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी भूल ना करिएगा, ऐसी भूल ना करिएगा। पहाड़ा आपको आता है 9 का, तब भी आप उससे दोहराते हैं ना, वैसे ही काम करना है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट्स ने हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स इन द पास्ट, उन्होंने गुजरे हुए समय में ऐसे तमाम फैसले दिए हैं जो दोज वर नॉट इन द परव्यू ऑफ जुडिशरी। इन द परव्यू ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दायरे में होना, दायरे में होना। सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट्स ने गुजरे हुए समय में ऐसे तमाम फैसले दिए हैं, आगे बोलिएगा हिंदी में क्या है। मैं 2 चॉइसेस दे रहा हूं, वो और जो, 2 चॉइसेस दे रहा हूं, वो और जो, ठीक। सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट्स ने गुजरे हुए समय में ऐसे तमाम फैसले दिए हैं, वो इसके दायरे में नहीं थे, जो इसके दायरे में नहीं थे। जो ना, जो के लिए दोज नहीं आता सर, जो के लिए दोज नहीं आता सर, सॉरी, जो के लिए दोज नहीं आता सर। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हाँ, दोज आर माई शूज, लिख लो। तो इस दोस्त की हिंदी क्या है, वो मेरे जूते हैं, वो मेरे जूते हैं, ठीक। कुछ बच्चे दूर खेल रहे हो तो आप कह रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं, दोज आर माई किड्स। दोस्त की क्या हिंदी है सर, वो हिंदी है, वो मेरे बच्चे, वो मेरे किड्स हैं। गलत है ये दोस्त, हिंदी में इसको जो बोलना है, जबकि दोस्त जो बोल ही नहीं सकता वो बोलता है, जो बोलता है रिलेटिव प्रोनाउन। सर ये जगह रिलेटिव प्रोनाउन की है, का है क्योंकि ये किसके दायरे में नहीं, ये कौन सी चीज जुडिशरी के दायरे में नहीं थी, कौन सी चीज, वो जजमेंट जुडिशरी के दायरे में नहीं। ऐसे तमाम फैसले सुनाए हैं जो जुडिशरी के दायरे से बात है। जो मतलब क्या, वो फैसले। सर ये एंटीसीडेंट हो गया ना, एंटीसीडेंट हो गया तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। सर रिलेटिव प्रोनाउन तो हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, दैट है, दैट्स इट। दोस्त कैसे लगा दिया आपने, गलत है ये। और झांसे में ना जाइए कि ये प्लूरल है, नहीं, इस दोस्त को हटा के या तो दैट लगाइए या तो विच करिए सर। दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब होता तब वो वह बोलता, तब वो सिंगुलर है, ठीक है ना, हाँ। लेकिन जब वो रिलेटिव है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो दैट लगाइए या विच लगाइए। समझिए, मैंने कहा ना, समझने के लिए कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर होना चाहिए। दैट और विच में से कुछ लगाइए। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर सिन्हा, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर सिन्हा, whom the manager said। ध्यान से देखिए, आपने क्या लिखा, मिस्टर सिन्हा, उसके बाद whom the manager said लिख दिया, ऐसे नहीं, सिन्हा whom, आगे लिख दिया द मैनेजर सेड। द मैनेजर सेड जहां पे ओवर हुआ वहां पे ought to verb आई है। सर ये ought to verb इसी whom को तो देख रही है ना। आप मुझे बताओ वर्ब ऑब्जेक्ट वाले चेहरे को कैसे देखेंगे। क्या ये कभी संभव है कि शुड के पहले आप हिम लगा दो, नहीं ना, ही लगाओगे। ये तो ऑब्जेक्ट वाला चेहरा है ना, यहाँ पे क्या करिए, हु करिए। जब ऑट एक वर्ब है और वर्ब इसी हुम को देखे, और किसको देखेगी, सेट तो द मैनेजर का हो गया, या ऑट क्या मैनेजर को देखेगा, अरे मैनेजर की वर्ब तो सेट है, तो ऑट टू जो है हुम को ही तो देख रही है। ऑट टू वर्ब हुम ऑब्जेक्ट हु लगाइए सर। 32 द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई। सर वही बात पीछे पढ़ाया मैंने, WH वर्ड के पहले का दैट गलत है, दैट गलत है। n-1 का रूल अप्लाई कर लीजिए। एक हिस्सा है द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट। दूसरा
द टीचर वॉज एंग्री विद देम। कितने हिस्से हैं? तो 2 - 1 = 1। एक कनेक्टर चाहिए। आपने दैट भी लगाया, व्हाट भी लगाया, वाई भी लगाया, तो दैट को हटा दीजिए, एक कनेक्टर चाहिए। 33, 34, 35, 36। बहुत तेजी से हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हार्डली 6 to 8 सेंटेंसेस और रह गए होंगे। दोज हु आर एक्सेसिवली केयरफुल, ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दोज हो सकता है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट, बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट, ठीक लिखा है। बस एक गलती है कि ये दोज जो है सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बगल में आपने वर्ब लिखी नहीं, आपने तो एक क्लॉज डाल दी ना। तो क्या होगा? जब ये क्लॉज रुकेगी तब ये जो सब्जेक्ट दोज है अपनी वर्ब लगाएगा। इसकी वर्ब आर है, तो आर इसकी वर्ब है, तो दे का क्या है? दे का कुछ नहीं। दे को मारो लात, भागे यहां से। दे की कोई जरूरत है ही नहीं किसी भी सूरत में। इट इज ऑफ नो यूज। क्यों चलाया? हटाइए इसको, किसी काम का नहीं है ये। आप देखिए, देर आर पीपल इन सोसाइटी विच कैन बी करेक्टेड ओनली बाय सीवियर पनिशमेंट। हर समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ मार की भाषा जानते हैं, जिन्हें सीवियर पनिशमेंट दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, तभी वो सुधर सकते हैं। तो लोगों के लिए विच क्यों लगाओगे सर? लोग क्या कोनो किताबें हैं क्या? नॉन लिविंग है क्या? तो विच क्यों लगाओगे? लोगों के लिए आप हु लगाइए। देर आर पीपल इन सोसाइटी हु कैन बी करेक्टेड। ये देखिए, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम नहीं जानते आपकी प्रॉब्लम क्या है। व्हाट अरे बीच में है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट का है लिखा। व्हाट जब बीच में है तो रिलेटिव है ना, तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट क्यों लिखा? अरे आप पहले सब्जेक्ट लिखिए, व्हाट योर प्रॉब्लम, उसके बाद इज लिखिए। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम इज। 35, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। बहुत शानदार सेंटेंस है। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट। सर ये दैट रिलेटिव है? हाँ, जो बोल रहे हैं ना, तो रिलेटिव है, रिलेटिव है। एरर क्या है? जब रिलेटिव है तो प्रॉब्लम्स एंटीसीडेंट हुआ। जब प्रॉब्लम्स एंटीसीडेंट हुआ तो प्रॉब्लम्स तो प्लूरल है, तो दैट भी क्या माना जाएगा? प्लूरल। और जब दैट प्लूरल है तो वरीज का है लिखा, वरी लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम तो ये कहता है ना कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस ना लगाए। तो दैट का एंटीसीडेंट प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स प्लूरल है, दैट प्लूरल हुआ तो वरी का एस हटाना चाहिए आपको। अब देखिए 37, 38, 39, 40। द 5 men who were beaten। द 5 men सब्जेक्ट हो गया, आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लगाई। सर मैं फिर से बताऊं कि आपके सामने जब स्क्रीन पे सेंटेंसेस आए, आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक? आप पहले सेंटेंसेस को रीड कर लीजिए, या फिर सिंपल सा फंडा है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर ऑलरेडी शीट अवेलेबल है। आप टाइप करिए इंग्लिश ग्रामर नोट्स, वहां पर ये सब कुछ गिवन है। इसकी एक्सरसाइज इधर गिवन है। द 5 men सब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, वर्ब नहीं लिखी, एक क्लॉज डाल दी। जहां ये क्लॉज रुकेगी वहां 5 men की वर्ब आएगी। ये वर्ब है, दे बेवजह आ गया है, इसको हटा दीजिए, ठीक? ये है आई ट्राइड टू। एडमिटेड के बाद टू लगा, इसे याद कर लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसके लिए इन नहीं आता, एट नहीं आता, ये सब गलत है। कौन आता है? टू आता है। आई ट्राइड टू फाइंड द पर्सन एवरीवेयर whom you said। मैंने उस व्यक्ति को हर जगह ढूंढने की कोशिश की जिसे तुमने कहा था कि वो मुझे ढूंढ रहा था। ये जो whom लिखा है इसके ठीक बगल में you said आया, पर उसके बाद में तो was looking verb आई है। जब वर्ब इधर है तो इसे सब्जेक्ट वाला चेहरा दीजिए ना, ये तो हु होना चाहिए। अभी पीछे एक सेंटेंस मैंने कराया था ऐसा ही, पीछे एक सेंटेंस मैंने ऐसा ही कराया था। ये देखिए, द मैनेजर सेड के बाद ऑट टू वर्ब थी, तो पीछे हुम क्यों आएगा? हाँ, हु आएगा ना, यही तो बताया था।
वैसे ही कंफ्यूज किया जा रहा है आपको। अगर अगर सीधे ये यू सेड ना हो, मान लीजिए ऐसे ही ना हो ये, तब तो आप भी whom was looking for नहीं लिखोगे, तब तो आप भी who ही लिखोगे। लेकिन जब ये लिखा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्टैंडर्ड हो गया ये। एज अ सोसाइटी वी डू नॉट अंडरस्टैंड, एक समाज के रूप में हम अक्सर नहीं समझते हाउ डेस्पिकेबल इज रेसिज्म। डेस्पिकेबल मतलब खराब, घिनौना, लोथसाम, बहुत बेढंगी चीज, बहुत बेकार। सर हाउ डेस्पिकेबल बीच में है ना, तो कनेक्टर हुआ, तो आप पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर से क्यों लिखें, आप लिखिए रेसिज्म, नस्लवाद जिसको कहते हैं, फिर लिखिए इज। हाउ डेस्पिकेबल रेसिज्म इज होना चाहिए। 14 द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की डिमांड, ठीक, क्या की, ये दैट की बोल रहा है सर, आने दीजिए, दैट की भी तो बोलता है। वर्कर्स यूनियन की डिमांड की जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है या था उसे रीइंस्टेट कर दिया जाए। रीइंस्टेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को फिर से उसके पद पर बैठा देना, किसी को किसी कारण के चलते नौकरी से या पद से बर्खास्त किया गया, फिर से उसको वो पद दे दिया जाए, तो रीइंस्टेटमेंट कहा जाता है ये। तो वर्कर्स की यूनियन की डिमांड थी कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय को रीइंस्टेट किया जाए। उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट किसे किया गया, डिमांड को। सर ये डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन सब्जेक्ट है, जिसके बाद ये सेगमेंट बेवजह लिख दिया गया। तो ये जो हैज बीन वर्ब है ये इसी की तो वर्ब है, डिमांड की ही तो वर्ब है, तो ये इट बेवजह नहीं आ गया, इस इट को हटाइए जी। लास्ट 3 सेंटेंसेस हैं, इन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं। इन्हें करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जैसा भी सेशन लगा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट ही रहेगा कि मैं अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कराऊं, अच्छे अच्छे तरीके से कराऊं। फिर भी आपको कैसा लगता है ये तो आप ही बता सकते हैं, तो डू गिव योर फीडबैक, ऐसा ज़रूर करें। और फीडबैक जैसा भी होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा। द कार, अब देखिए द कार सब्जेक्ट है, इसके बगल में आपने वर्ब कहाँ लिखी, नहीं लिखी ना, ये क्लॉज डाल दी, तो ये इट गलत है क्योंकि द कार की वर्ब है, ये बिलोंग्स, इट बेवजह आ गया है। 42 हैमलेट रिटन बाय शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज, हैमलेट जिसको शेक्सपियर ने लिखा उसे सबसे हॉरिबल ट्रेजेडीज में से एक माना गया जो अवेलेबल है। सर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। जो ट्रेजेडीज इधर आया है, ट्रेजेडीज प्लूरल ही तो है, ट्रेजेडीज कैसा प्लूरल है, जब ट्रेजेडीज प्लूरल है तो दैट प्लूरल हुआ, जब दैट प्लूरल हुआ तो ये वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो आर लगाइए सर। एक बात और ध्यान से देखिए सर, ट्रेजेडीज का मतलब यहाँ पर कहानियों से ही तो है, वैसे कहानियों के लिए विच आता है, लेकिन यहाँ दैट आया है। अगर विच आता तो गलत होता, क्यों, क्योंकि वो हॉरिबल ट्रेजेडीज नहीं है, मोस्ट हॉरिबल ट्रेजेडीज है। पीछे एक सेंटेंस में बताया था कि अगर एंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री आए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट ही होना चाहिए। 43 द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंस का मतलब है पर्पस, खूबसूरती, सुंदरता, मकसद। लोकतंत्र की सुंदरता या खूबसूरती या मकसद क्या है, नॉट जस्ट सर्विंग अ कम्युनिटी विच इज इन मेजॉरिटी। लोकतंत्र की खूबसूरती सिर्फ ये नहीं है कि उस कम्युनिटी को सर्व किया जाए, उसके लिए काम किया जाए जो बहुमत में हो, बल्कि उनके भी इंटरेस्ट की देखभाल की जाए, उनके भी हितों की रक्षा की जाए जो बहुत कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते। सर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट देम को कैसे बना दिया, पीछे पढ़ाया ना, देम नहीं होना चाहिए, दोज होना चाहिए, दे या देम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोज होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करिए, दोज कर दीजिए, सही हो जाएगा। So this way we have come to the end of this long and very very useful session in my opinion. कैसा लगा आपको ये सेशन, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है मुझे, हर एक व्यक्ति को एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। तो इसी नोट पे मैं सेशन को रोकूंगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यूं ही पढ़ते रहिए, दम लगा के जूझते रहिए। याद रखिए कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है तब
तब तक आप एक लर्नर हैं, एस्पिरेंट हैं, स्ट्रगलर हैं, तो आपको अपने इस स्ट्रगल को रोकना नहीं है, अपनी एस्पिरेशन को धीमा नहीं पड़ने देना है, ताकत झोंकते रहिए। इफ़ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग कोचिंग फ्रॉम मी थ्रू ऑफलाइन मोड, तो उसके लिए उसे लखनऊ आना होगा, और आलमबाग लखनऊ में मैं पढ़ाता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ऑनलाइन बैच बाई करना हो आपको मेरा ग्रामर का, वोकैब का, कॉम्प्रिहेंशन का, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। फिर से एक बार सभी को थैंक यू, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, ऑल द बेस्ट।